अलविदाइया गुफ्तगू। कैस्पर से मुलाकात के बाद वो अपनी अपार्टमेंट बिल्डिंग की तरफ वापस लौटी थी। लियाना अभी वो लॉबी से गुजरते हुए लिफ्ट की जानिब बढ़ने ही लगी थी कि किसी की आवाज़ सुनकर ठहर कर पलटी। कैसे हैं अफरासियाब? खुद से कुछ फासले पर अफरासियाब को पाकर कदरे मुस्कुरा कर कहा। दूसरी जानिब वो खामोश रहा था काफ़ी पल, पर कदरे तौक़ुफ़ के बाद बोला, मुझे नहीं मालूम मुझे तुमसे क्या कहना चाहिए। वो कदम कदम चलता उसके नज़दीक आया। मगर शुक्रिया। अंदाज शिकस्त खौरदा सा था। पता है क्या अफरासियाब? कदरे मध्यम से कहा, मुझे काफ़ी इख्तलाफात थे आपसे। आपको एक खुदगर्ज इंसान समझती थी, मगर अब कोई इख्तलाफ ना रहा। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। वो बिखरा हुआ लगता था। कहा ना अफरासियाब, अब आपसे कोई इख्तलाफ नहीं। आपके सारे कसूर माफ़ किए। लहजा नरम था। तुम बहुत अच्छी हो लियाना। मुझे लगता है मुझे अपनी गलतियों की सज़ा मिली है। मैंने तुम्हारा इस्तेमाल किया उस लड़की की खातिर जो मुझसे मुखलिस ना थी, और बदले में तुम्हें खो दिया। उसकी आंखों में नमी तैरी। लियाना ने तासुफ से उसे देखा। मुझे नहीं मालूम मुझे आपको किन अल्फाज में दिलासा देना चाहिए। मोहब्बत खोने का दुख बहुत बड़ा होता है अफरासियाब। बस उम्मीद रखती हूँ कि आप जल्द इस ट्रॉमा से बाहर आ जाएंगे। मध्यम सी मुस्कान के साथ जवाब दिया, चलती हूँ, अपना ख्याल रखिएगा, कहते हुए आगे बढ़ गई। लियाना वो जो अभी चंद कदम ही ले पाई थी, उसकी पुकार पर ठहर कर पलटी और नजरें उठाकर उसे देखा, जिसकी आंखों में हसरत थी और चेहरे पर एक वाज़ा तहरीर। काफ़ी देर बीती, वो दोनों यूं ही एक दूसरे को देखते रहे। अब ये मुमकिन नहीं अफरासियाब, लियाना ने खुद को कहते सुना। लहजा बेलचक था। प्लीज़ लियाना, मैं अकेला इस सब से कैसे डील करूंगा? बेबसी से कहा। आप एक बार फिर सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं। लहजे में ना चाहते हुए भी तलखी घुल गई थी। क्या तुम मुझे एक मौका नहीं दे सकती? वो गोया इल्तिजा कर रहा था। मैंने कहा ना अफरासियाब, अब ये मुमकिन नहीं। मुझ में इतनी सेल्फ स्टैम है कि एक बार जो ठुकरा दे उससे दोबारा फिर कोई ताल्लुक कायम नहीं करती। और जहाँ तक बात है इस झूठी शादी की, तो वो सिर्फ एक फेवर था और मैं इसे फेवर ही रखना चाहती हूँ, कहकर मजीद कुछ भी बिना सुने लिफ्ट में सवार हो गई। रफ्ता रफ्ता लिफ्ट के दरवाजे बंद होते रहे और दरवाजे की झुर्री से दिखाई पड़ता लियाना का चेहरा भी अफरासियाब की नज़रों से ओझल होता गया। और फिर उसके देखते ही देखते दरवाजे आपस में मिल गए और लियाना का चेहरा दिखाई देना बंद हो गया, कभी ना वापस दिखने के लिए, क्योंकि अब लियाना जर्रार ने पलटना था भी नहीं। पीछे अफरासियाब शिकस्तगी के आलम में न जाने कितने ही पल यूं ही खड़ा रहा। खसारे का सौदा किसे कहते हैं, कोई इस वक्त अफरासियाब से पूछता, जिसने एक लड़की की खातिर ना सिर्फ लियाना बल्कि अपने बाप को भी खुद से दूर कर दिया था। मगर उसे इल्म था कि अपने बाप से ताल्लुकात वो बेहतर कर ही लेगा। पर लियाना की वापसी अपनी ज़िंदगी में अब उसे नामुमकिन लगने लगी थी, और इस सिलसिले में वो गलत हरगिज़ ना था। जाजील अबरार। चौड़ाई में बनी 2 मंजिला शीशे की चमकती इमारत पर बना ट्रायंगल का लोगो, और उसके ठीक नीचे जली हुर्फ में तहरीर दी ट्रायंगल ऑर्गेनाइजेशन। आज एक बार फिर हम इस इमारत में दाखिल होकर कैस्पर इल्हान के ऑफिस का रुख करेंगे, जहां कंट्रोल चेयर पर विराजमान वो मुकाबिल मेज पर मौजूद शख्स को देखने में महू था। पैर पर पैर चढ़ाए संजीदा चेहरा लिए तमकिनात से बैठा वो जाजील अबरार को मरूब कर रहा था। जो बातें अब तक उनके दरमियान हुई थी, उन्हें मद्देनजर रखते हुए जाजील उम्मीद खो चुका था कि कैस्पर इल्हान उसका आइडिया फिर कभी इन्वेस्ट करने के लिए तैयार होगा। मिस्टर जाजील अबरार, मेरी ऑर्गेनाइजेशन कम अज़ कम एक आइडिया पर इन्वेस्ट नहीं कर सकती और बजाते खुद में किसी कंपनी की प्रोग्रेस देखे बगैर इन्वेस्टमेंट नहीं करता। जहाँ तक बात है तुम्हारी, तो तुम्हारी कंपनी का भी अभी आगाज़ भी नहीं हुआ। प्रोग्रेस और रिजल्ट तो बहुत आगे की चीज़ें हैं, संजीदगी से कहते आखिर में लहजा तंजिया हो गया था। जाजील ने गैर आरामदा अंदाज में पहलू बदला। सर, मैं आपको यकीन दहानी करवाता हूँ कि मेरा आइडिया आपके और आपके इन्वेस्टर्स के लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। कुछ देर पहले वाला एतमाद लहजे से मफकूद था, अब कि वो मायूस होने लगा था। क्या गारंटी है कि तुम्हारा आइडिया सक्सेसफुल रहेगा? एक मॉडल बनाकर अगर तुम्हें लगता है कि इन्वेस्टमेंट मिल जाएगी ना, तो ऐसा नामुमकिन समझो, क्योंकि मुझे सेल चाहिए, और सेल तो तब होगी ना जब कंपनी मार्केट में आई हो। मेरे कुछ फाइनेंशियल इश्यूज हैं सर, मनमनाते हुए कहा। फिर तो तुम्हें लोन लेना चाहिए, ना कि इन्वेस्टमेंट। कैस्पर ने उसकी बात मुकम्मल ना होने दी। एंड आई एम सॉरी टू से बट नो, मेरा जवाब ना है। मेरी ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसे आइडिया पर इन्वेस्ट हरगिज़ नहीं कर सकती जिसका अब तक स्टार्टअप भी नहीं लिया गया।
यू कैन गो नाउ। पैर से पैर हटाकर सीधे होते निगाहें सामने मेज पर पड़ी एक फाइल की जानिब मरकूज कर ली। ये इशारा था कि वो मजीद बात नहीं करना चाहता। दूसरी जानिब जाजील बेदिली से उठ खड़ा हुआ, कंधे ढलक गए थे और चेहरे पर मायूसी फैली थी। कैस्पर ने फाइल से नजरें उठाकर एक सिरसरी निगाह उस पर डाली जो अब खड़ा हो रहा था, और तब वो ठटका। कुछ देखा था उसने इस लम्हे? क्या? तिकोन? वो ज़ेरे लब बड़बड़ाया। निगाहें मुकाबिल के हाथ पर जमी थीं। कैस्पर के चेहरे पर साया सा लहराया। मिस्टर जाजील? वो बिला इरादा उसे रोक बैठा था। दूसरी जानिब दरवाजे के करीब पहुंच चुका जाजील तेजी से घूमा। चेहरे पर उम्मीद सी उभर आई थी। जी सर, झिझकते हुए पुकारा। दूसरी जानिब कैस्पर खामोश रहा काफी पल, यूं जैसे जहन में कुछ सोच रहा हो। ईगल स्काई के लिए काम करना चाहोगे? काफी देर बाद मुकम्मल संजीदगी से पूछा। क्या मतलब सर? वो इतने डायरेक्ट सवाल पर गड़बड़ाया। जाजील अबरार, अगर मैं तुम्हें वर्ल्ड के बेस्ट मैकेनिकल और ऑटोमोबाइल इंजीनियर्स की टीम दूं तो क्या तुम उनके साथ मिलकर ईगल स्काई के लिए इलेक्ट्रिक कार्स बनाना चाहोगे? एक बार फिर पीछे को होते पैर पर पैर जमाए और पेपर वेट घुमाते दिलचस्पी से उसे देखा। सर, मगर मैं अपनी अलग कंपनी, तुम्हारी कंपनी, नई कंपनी का कामयाब होना नामुमकिन है जाजील, और मैं ऐसी इन्वेस्टमेंट कभी नहीं करूंगा जहां मुझे फ़ायदा ना दिखे। कैस्पर की बात पर जाजील के चेहरे पर नागवारी उभरी। पर अगर तुम ईगल स्काई के लिए इलेक्ट्रिक कार्स बनाना शुरू करो तो ना सिर्फ तुम्हें फ़ायदा होगा बल्कि ईगल स्काई को भी होगा। ईगल स्काई ब्रांड है, वो इस सीरीज़ को कामयाबी से चला सकता है। सर, आप मुझे डिग्रेड कर रहे हैं, बेबसी भरे गुस्से से कहा। ओहो, कैस्पर के चेहरे पर मुस्कुराहट रेंग गई। मैं बस सच कह रहा हूँ। मुस्कुराहट गहरी हुई। तुमसे मिलकर मुझे एक बात का अंदाज़ा तो हो गया है कि तुम्हारे पास टैलेंट है, मगर इस टैलेंट को इस्तेमाल करने का तरीका और एक्सपीरियंस नहीं। अगर तुमने अपनी कंपनी शुरू कर दी तो वह जल्द डूब जाएगी। इसलिए तुम्हें चाहिए कि पहले एक्सपीरियंस गेन करो और पैसे जमा करो। इसके बाद चाहो तो ईगल स्काई छोड़कर अपनी खुद की कंपनी पर काम कर सकते हो। पेपर वेट घुमाता छोड़कर पीछे होते शाने उचकाए। चाहो तो मेरी ऑफर कबूल करो, चाहो तो ना करो। कैस्पर की बात के इख्तिताम पर इस ऑफिस रूम में कुछ पलों तक गहरी खामोशी का राज रहा था, जिसे जाजील की आवाज़ ने तोड़ा। मुझे मंजूर है, मगर मैं जब चाहूँगा ईगल स्काई छोड़ दूंगा। लहजा हतमी था। जैसा तुम चाहो, हम कॉन्ट्रैक्ट में तुम्हारा बताया गया टाइम पीरियड शामिल कर देंगे। वो ठहरा, फिर दोबारा बोला, एक आखिरी बात। फिर तौक़ुफ़ किया। जाजिल खामोशी से उसे देखे गया। कभी भी किसी की ऑफ़र को इतनी जल्दी कबूल नहीं करते, चाहे जवाब असबाब में ही क्यों ना हो। सिरसरी अंदाज में कहते फिर मेज़ पर खुली फाइल की जानिब झुक गया। ये इशारा था कि अब वो जा सकता है। जाजिल अपनी जगह पर कुछ शर्मिंदा सा हो गया, फिर बिना कुछ कहे बाहर निकला, और ऐन इसी लम्हे कैस्पर के पुरसुकून तासुरात बिखरे। वो जितना इस्तकोन के किस्से को पीछे धकेलने की कोशिश करता था, वो फिर उसके इर्द गिर्द आन पहुँचती थी। एक पल के लिए जहन में उस दिन का मंजर घूमा जब वो गौहर शादान से मिलने गया था। फिर उसने सर झटककर तवज्जो काम की जानिब मबजूल कर ली। 2 माह बाद, सियाह आसमान, तारीख रात, तेज़ हवाएं, मानसून की आखिरी बारिश, गीली सड़कें, तलस्सुम शहर का क्लॉक टावर पर बना घड़ियाल, बस चंद पल का मजीद इंतज़ार और फिर घड़ियाल की तेज़ आवाज़। एक और दिन के इख्तिताम की इत्तला, और उसी दिन के इख्तिताम के साथ अब हमारी कहानी 2 माह आगे चली आई है। क्लॉक टावर की घड़ियाल की सुइयां इस वक्त 12 पर टिकी हैं। ऐसे में पूरा तलस्सुम शहर में महवे इस्तराहत है, जबकि सफ़ेद कसरनुमा मकान में कैस्पर की स्टडी की लाइट हनूज जल रही हैं। स्टडी की खिड़कियों से बारिश का पानी कतरा कतरा टकरा कर फिसल रहा है, जबकि स्टडी चेयर पर मुकाबिल मेज पर रखे लैपटॉप की स्क्रीन पर निगाहें जमाए बैठा कैस्पर पूरी तरह अपने काम में मुनहमिक है। लैपटॉप कीज की खड़खड़ खामोशी फिजा में इर्ताज पैदा कर रही है। दफातन उसके तेजी चलते हाथ थमे एक पल के लिए, दायां हाथ माथे तक ले जाकर पेशानी को 2 उंगलियों से मसला और लैपटॉप स्क्रीन को यूं ही छोड़कर अपनी कुर्सी से उठा। रुख स्टडी रूम से बाहर की जानिब था। इस लम्हे उसे कॉफ़ी की तलब हो रही थी। वो बाहर आया और सुनसान पड़ी राहदारी में आगे बढ़ा। उसकी स्टडी के अलावा वहाँ और कोई कमरा ना था सिवाय एक स्टोर रूम के। वो राहदारी में बिना रुके आगे बढ़ता रहा, मगर किसी ख्याल के तहत कदम खुद ब खुद स्टोर रूम की जानिब चल पड़े। इस स्टोर रूम की जानिब जहाँ रखा सामान उसका अपना ही था। उसने स्टोर रूम का दरवाज़ा धकेला जो हल्की सी चिरक की आवाज़ के साथ खुला था।
अंदर दाखिल होते ही उसने साथ वाली दीवार पर लगे स्विच बोर्ड पर हाथ मारा तो कमरा रोशन हो गया। कैस्पर के कदम आगे बढ़े, कदमों की दमक सारे में गूंजती और उसके रुकने पर भी खामोशी छा जाती। वो यहाँ किस काम से आया था उसे इल्म ना था, बस वो आ गया था और अब अंदर की जानिब बढ़ रहा था। बहुत सा सामान यहाँ वहाँ पड़ा था, मगर तरतीब से। कमरे की हालत काफ़ी बेहतर थी, शायद यहाँ सफाई वक्तन फ़ौकतन होती रहती है। एक सिरसिरी सी निगाह इतराफ़ में डालता वो पलटा, मगर ऐन उसी पल निगाहें एक चीज़ पर ठहरी। चंद पल यूं ही खड़े रहने के बाद कुछ सोचता वो कदम कदम चलता उस छोटे से संदूक नुमा डब्बे तक आया और उसे खोला। नए माह की नई सुबह तलस्सुम पर उतरी तो सारा शहर पिछली रात की बारिश के बाइस भीग चुका सा था। ऐसे में वॉइस वर्ड्स लाइब्रेरी के बाहर महरून टर्टल नेक शर्ट पर सियाह पैंट में मलबूस खड़ा कैस्पर फोन पर किसी से महवे गुफ्तगू था। गौहर, मैं इस वक्त लाइब्रेरी के बाहर हूँ, जैसे ही कुछ मालूमात मिली तुम्हें इन्फॉर्म करूँगा। तुम भी मेरी भेजी गई तस्वीर में मौजूद ज़ुबान को डिकोड करने की कोशिश करो। निगाहें लाइब्रेरी के दाखिली गेट पर टिकाए संजीदगी से इत्तला पहुंचाई और दूसरी तरफ का जवाब सुनकर कॉल काट दी। अब कि वो दाखिली गेट को धकेल कर अंदर दाखिल हुआ था। एक तवील बाग के इख्तिताम पर पुरशिकवा इमारत खड़ी थी। कैस्पर ने इमारत के अंदर कदम रखे। ये इमारत 4 मंजिलों पर मुबनी थी, मुकम्मल सफ़ेद रंग पर इस्तवार की गई। फर्नीचर से लेकर जीनों और दीवारों के रंग तक सब कुछ सफ़ेद था। हर मंजिल के वस्त में गोल दायरे की सूरत बनी सीढ़ियाँ दूसरी मंजिल तक जाती थीं, जहाँ कतार दर कतार बुक शेल्फ बने थे और हर शेल्फ के सामने एक काउच रखा था। रफ्ता रफ्ता जीने उबूर करता वो तीसरी मंजिल पर पहुंचा, जहाँ एक तरफ इस फ्लोर की लाइब्रेरियन का डेस्क था। हेलो मिस्टर कैस्पर इल्हान। वो दरमियानी उम्र की लाइब्रेरियन, जो शायद कैस्पर ही के इंतज़ार में थी, उसे देखते ही खुशगवारियत से बोली। हेलो मिस एलिफ, वो कहते साथ उनके मुकाबिल कुर्सी पर बैठा था। मिस्टर कैस्पर, आपने थोड़ी देर पहले कॉल पर जिस किताब के बारे में सवाल किया, वो आपकी कॉल से कुछ देर पहले ही एक लड़की इशू करवा चुकी थी। एंड आई एम रियली सॉरी टू से कि मैं आपको पहले ना बता सकी, मगर उस किताब की सिर्फ एक कॉपी ही मौजूद थी हमारे पास। इसका मतलब अब वो किताब 7 दिन से पहले मुझे नहीं मिल सकती? वो ठंडी आह भरकर रह गया। जी बिल्कुल मिस्टर कैस्पर, लाइब्रेरी के रूल्स के हिसाब से अब वो लड़की 7 दिन बाद किताब वापस करेंगी, मगर क्या आपको बहुत अर्जेंट ज़रूरत है उस किताब की? लाइब्रेरियन ने पूछा। बहुत अर्जेंट, वो मध्यम सा बोला। आप एक काम कर सकते हैं, वो आगे को हुई। वो लड़की जिसने बुक इशू करवाई है वो अभी यहीं मौजूद है। अगर आप उसे कायल कर लें तो किताब आपको मिल सकती है। क्या आप मुझे बता सकती हैं वो लड़की कौन है? कैस्पर ने सिरसिरी से निगाह इतराफ में डालते कहा। जी, वो वहाँ काउच पर बैठी हैं। लाइब्रेरियन ने सामने की जानिब इशारा किया। कैस्पर ने उसकी निगाहों में ताकुब में देखा, जहाँ दूर एक बुक शेल्फ के नज़दीक लगे काउच पर बैठी लड़की की उसकी जानिब पुश थी। शुक्रिया मिस एलिफ, मैं आप एक कोशिश कर सकता हूँ। मध्यम सा मुस्कुराकर वो उठ खड़ा हुआ। आदतन एक हाथ पैंट की जेब में डाले वो छोटे छोटे कदम लेता घूमकर सामने वाली राहदारी की जानिब जा रहा था, जहाँ काउच पर वो लड़की विराजमान थी। पैर पर पैर जमाए आगे को होकर बैठी वो गालिबन इसी किताब की वर्गर्दानी में मसरूफ़ थी, जो उसने कैस्पर की आमद से पहले इशू करवाई थी। कैस्पर उसे चंद कदम के फासले पर था जब किसी एहसास ने उसके कदम जकड़े। वो बेसाख्ता रुका, गले में गिल्टी सी उभर कर मादूम हुई। कोशिश करूँगा आइंदा कोई ऐसी सूरत हाल पैदा ना हो जिसके बायस तुम्हें मेरे पीछे या मुझे तुम्हारे पीछे आना पड़े। कहीं बहुत दूर फिजाओं की कैद में आया एक जुमला हवा की तेज़ लहर के साथ उड़कर आता उसके जहन पर फैल गया। वो काफ़ी बल यूं ही खड़ा रहा, बेहिसो हरकत। जब एक एहसास के तहत कुछ दूर बैठी उस लड़की ने निगाहें उठाईं, वो अपने दाएं बाएं नज़रें घुमा रही थी, यूं जैसे खुद पर जमी किसी की नज़रों के इर्तिकाज़ को महसूस कर लिया हो और अब उस शख्स को ढूंढने की सही कर रही हो। कि दफ़तन उसकी निगाहें कैस्पर आन ठहरी, जो पहले ही उसे देखने में महू था। कैस्पर ने उसे खुद को देखता पाया और फिर वो मज़ीद खुद को ना रोक सका। कदम बिला इरादा ही उसकी जानिब चल पड़े। लियाना ठटकी। वो कैस्पर ही था, बिल्कुल वैसा जैसे 2 माह पहले था। इन 2 माह में उसमें कोई तब्दीली ना आई थी, मगर लियाना की ज़िंदगी में एक बदलाव आ गया था। लेकिन ये बात सिर्फ वो जानती थी, कैस्पर इल्हान नहीं। कैसी हो? वो उसके नज़दीक आकर रुकता खुशगवारियत भरी अहरत से मुखातिब हुआ। लबों पर बिखरी मुस्कुराहट बहुत बेमायने थी। उसके नज़दीक आने पर लियाना भी उठ खड़ी हुई। एक नज़र उसके दोनों गालों पर बनने वाले घड़ों पर डाली, फिर नज़रों का जाविया बदल लिया। कैस्पर ने उसकी निगाहों में उभरती सर्द मोहरी को महसूस किया और अगले ही लम्हे उसकी मुस्कुराहट दम तोड़ गई। एक बुक इशू करवाने आया था, वजाहत पेश की।
निगाहें उसकी हाथ में मौजूद किताब से उलझी थीं। बेहतर, पहले सवाल का जवाब ना देकर इस सवाल का भी मुख्तसर जवाब दिया। चलती हूँ। फिर रुखाई से कहती किताब संभाले आगे बढ़ी। कुछ देर बैठकर बात कर सकते हैं? वो उसकी राह में हायल था। लियाना ने गहरी सांस खींची। नहीं, दी होप पहुंचना है मुझे अभी। साफ इनकार। मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। वो पैंट की जेब में हाथ डाले निगाहें उसके चेहरे पर मरकूज किए हुए था। जवाबन लियाना काफ़ी देर तक कुछ ना बोली, मगर अगले ही लम्हे कैस्पर को हैरत का शदीद झटका लगा जब लियाना ने बिना कुछ कहे हाथ में मौजूद किताब उसकी जानिब बढ़ाई। ये लो। अंदाज में तलखी थी। यही लेने आए थे ना? सवालिया एब्रोज का है। तुम्हें कैसे पता? वो पूछे बिना ना रह सका। तुमने मुझसे कहा एक किताब इशू करवाने आए हो, जबकि तुम्हारे हाथ में कोई किताब ना थी और तुम मुसलसल मेरे हाथ में मौजूद किताब को देख रहे थे। वो हुनूस किताब आगे किए खड़ी थी। क्या तुम्हें फ़िलहाल इसकी ज़रूरत नहीं? नरमी से इस्तफसार किया। अगर ज़रूरत ना होती तो लेने भी ना आती। खैर, तुम रख लो अभी, मैं 7 दिन बाद दोबारा ले जाऊंगी। लहजा हमवार था मगर नरम नहीं। शुक्रिया, कैस्पर ने उसके हाथ से किताब लेते हुए कहा। ज़रूरत नहीं। वो जाने के लिए पर तोल रही थी। क्या तुम मुझसे खफा हो? वो ना चाहते हुए भी पूछ बैठा। तुम्हारे और मेरे दरमियान ऐसा कोई ताल्लुक नहीं जो मैं तुमसे खफा होंगी। उसकी आंखों में आंखें डाले हर तासुर से आरी लहजे में कहा। इस लहजे की वजह पूछ सकता हूँ? कैस्पर को उसका अंदाज चुभा था। नहीं। अटल लहजे में बोलती वो उसकी बात करने की हर कोशिश को नाकाम बना रही थी। मैंने उस दिन जो कुछ कहा, मुझे जाना है कैस्पर। उसकी बात मुकम्मल ना होने दी। लियाना, मैं जानती हूँ तुम सॉरी कभी नहीं करोगे, इसलिए बिला वजह की बातों में मेरा वक्त ज़ाया ना करो कैस्पर। मुझे जाना है। आवाज़ आहिस्ता मगर लहजा सख्त था। दूसरी जानिब अब की बार कैस्पर एक तरफ होकर उसे रास्ता दे गया था। लियाना ने एक सर्द निगाह उसके चेहरे पर डाली और आगे बढ़ गई। मुझे कभी किसी की मदद की ज़रूरत नहीं पड़ी लियाना, ना मैंने कभी किसी से फेवर्स लिए। उसके जुमले पर चंद कदम आगे बढ़ चुकी लियाना ठहरी मगर पलटी नहीं। सिवाय तुम्हारे। मुझे नहीं मालूम कि ऐसा क्यों है, मगर ऐसा ही है। ऐसा इसलिए है कैस्पर इल्हान, क्योंकि तुम एक मतलब परस्त इंसान हो और लियाना ज़र्रार की ज़रूरत तुम्हें हमेशा मतलब के वक्त ही महसूस होती है। अगर तुम्हें ऐसा लगता है लियाना, तो तुम गलत हो। कैस्पर इल्हान के बारे में तुम वाकई गलत हो। उसका लहजा बदला मगर लियाना न पलटी और देखते ही देखते वहाँ से निकलती चली गई। पीछे कैस्पर तासुफ से सर झटक कर रह गया। चंद लम्हों के लिए उसे भूल चुका था कि वो यहाँ आया किस सिलसिले में था। चंद लम्हों के लिए वो वाकई हाथ में मौजूद इस किताब को फरामोश कर चुका था। हेडक्वार्टर्स। अब हम जिस मंजर का हिस्सा बनने जा रहे हैं वो एक कर्व्ड रूफ इमारत का है। हम इमारत के ऊपर दरमियान में एक उकाब बना है जिसके दाएं तरफ ईगल और बाएं तरफ स्काई तहरीर है। मुकम्मल शीशे की बनी इस इमारत की मरकजी फ्लोर की एक लिफ्ट के खुलने पर हमने कैस्पर इल्हान को लिफ्ट से बाहर आते और सीध में आगे बढ़ते देखा। उसके ठीक पीछे चलती उसकी सेक्रेटरी उसके तेज कदमों से मिलने की कोशिश में हलकान हो रही थी। रॉयल ब्लू कोट पैंट जिसके कोट के अंदर से सफ़ेद शर्ट झांक रही थी, जेबतन किए सपाट चेहरा लिए हमवार चाल चलता वो इतराफ से गुजरते लोगों को गैर मुकदमी मुस्कुराहटों के सर के खम के साथ जवाब देता आगे बढ़ता रहा। जब स्टाफ मेंबर के कैबिन से नज़दीक से गुजरते कुछ अफराद की सरगोशियों पर बस एक निगाह उन पर डाली। दूसरी जानिब तमाम उठे सर फौरन ही झुक गए थे। ईगल स्काई के हेडक्वार्टर्स आज वो काफ़ी दिनों बाद आया था। यही वजह थी स्टाफ मेंबर्स की सरगोशियों की। मजबूत कदमों से चलता वो अपने ऑफिस रूम तक आया और अंदर दाखिल हुआ। उसकी सेक्रेटरी भी उसके ठीक पीछे अंदर दाखिल हुई। अनम आज का शेड्यूल कोट उतार कर स्टैंड पर लटकाता वो कंट्रोल चेयर पर विराजमान हुआ। चेयर के पीछे की जानिब दीवार गिर खिड़की से सूरज की तेज़ रोशनी छनकर अंदर आ रही थी। सर, ठीक 5 मिनट बाद आपकी जाजिल अबरार से मीटिंग है। और उसके बाद हाथ में पकड़े टैब की स्क्रीन पर निगाहें जमाए कहना शुरू किया। क्या जाजिल अबरार हेडक्वार्टर्स पहुंच चुका है? दरमियान में ही उसकी बात काटी। नो सर, मीटिंग कैंसिल कर दो। सर, उसकी अभी ही मुझसे बात हुई है। उसने कहा है कि वो ट्रैफिक में फंसा है, तकरीबन 15 मिनट तक पहुंच जाएगा। अनम तेज़ी से बोली। ओह, तो यानी वो अभी होटल से भी नहीं निकला? कैस्पर ने समझकर सर हिलाया। आपको कैसे मालूम सर? वो पूछे बिना ना रह सकी। तुम्हें अपनी बहन से बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है अनम। खैर, एक ब्लैक कॉफ़ी चाहिए मुझे अगले 10 मिनट के अंदर अंदर। अब तुम जा सकती हो। वो सीधा हुआ और मेज़ पर पड़ा अपना लैपटॉप खोला। अनम ना समझी भरी उलझन से उसे देखती रही। बाहर निकल आई। ईना,
एक बात बताओ, जाजिल अबरार अपनी होटल से नहीं निकला, कैस्पर इल्हान को इस बात का इल्म कैसे हुआ? हेडक्वार्टर्स किचन तक जाती वो फ़ोन कान से लगाया अपनी बहन ईना से महव गुफ्तगू थी, जो कि दी ट्रायंगल ऑर्गेनाइजेशन में कैस्पर की सेक्रेटरी थी। अनम, कैस्पर इल्हान जब भी हेडक्वार्टर्स आता है तुम उसके मुतालिक कुछ न कुछ जानने के लिए कॉल ज़रूर करती हो। हद है वैसे। दूसरी जाने से झुंझलाई हुई आवाज़ सुनाई दी। सोच लो, अगर मुझसे कोई गलती हुई और कैस्पर इल्हान ने मुझे जॉब से फारिग कर दिया तो एक बार फिर तुम उसकी डबल सेक्रेटरी बन जाओगी। अनम ने मुस्कुराहट दबाए कहा था। उफ अनम, जाजिल अबरार को कैस्पर इल्हान ने जिस होटल में ठहराया है वो हेडक्वार्टर से 10 मिनट की दूरी पर है, और तलस्सुम के जिस एरिया में ईगल स्काई का हेडक्वार्टर है वहाँ ट्रैफिक का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। जबकि उसने तुमसे कहा है कि वो 15 मिनट तक पहुँच जाएगा, यानी वो अभी घर से भी नहीं निकला और यकीनन बाय वॉक आने का इरादा रखता है। वैसे भी ट्रैफिक में फंसा शख्स कभी भी अपनी कहीं मौजूदगी को प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। अब रखो फ़ोन, मुझे बहुत काम है। तेज तेज कहती ईना कॉल काट चुकी थी, जबकि उसकी बात के जवाब में अनम के लब ओ में गोल हुए थे। अब के दूसरी जानिब एक बार फिर कैस्पर इल्हान के ऑफिस रूम में दाखिल होने पर हम उसे लैपटॉप स्क्रीन पर उभरने वाले एक चेहरे से गुफ्तगू में मसरूफ़ पाएंगे। क्या वो ज़बान डीकोड हुई कैस्पर? मुकाबिल ने पूछा था। नहीं, आहिस्तगी से कहा। क्या उस किताब में भी उस ज़बान के मुतालिक कोई मालूमात नहीं? स्क्रीन पर उभरने वाले चेहरे के माथे पर लातादाद बल थे। नहीं गौहर, उस किताब में मुकम्मल देख चुका हूँ, उसमें इस ज़बान की बाबत कोई बात नहीं लिखी। कैस्पर की निगाहें दाएं जानिब घूमी, जहाँ नज़दीक ही एक मोटी सी सुनहरी जिल्द वाली किताब रखी थी। किताब के ऊपरी जली हरूफ में उभरा सा था। ज़माना कदीम की ज़ुबान तहरीर था। सर वर्क से किताब काफ़ी पुरानी मालूम होती थी। वैसे तुम्हें ये किताब कैसे मिली? तुम तो कह रहे थे लाइब्रेरियन ने इनकार कर दिया था। गौहर की तरफ से एक और सवाल आया। कैस्पर के जहन में एक मुलाकात का मंजर पूरी जज्जियत के साथ उभर कर डूबा। डॉक्टर लियाना से, वो बेसाख्ता बोला। जिस लड़की ने वो बुक इशू करवाई थी वो डॉक्टर लियाना थी, सो बात अधूरी छोड़ी। कैस्पर, गौहर ने उसे पुकारा, जिसकी नज़रें पहले ही लैपटॉप स्क्रीन पर दिखाई देता उसका चेहरा देख रही थी। कैस्पर, डॉक्टर लियाना हमारी मदद कर सकती हैं, वो फिर बोला, और कैस्पर ने ठहर कर उसे देखा। किस तरह? अल्फाज बमुश्किल अदा हुए थे। एक बार सेशन के दौरान उन्होंने अपने डैड का जिक्र किया था कि वो कदीम ज़मानों में महारत रखते हैं। मुमकिन है वो हमारी बताई गई ज़बान को भी डिकोड कर पाएँ। लहजा पुरजोश था, जबकि कैस्पर के चेहरे के तमाम रंग पल में निचड़ गए थे। ओके, मगर उससे बात कौन करेगा? सपाट लहजे में पूछा। ऑफकोर्स तुम कैस्पर, जाकर डॉक्टर लियाना से राब्ता करो, वो तुम्हें अपने डैड से मिलवा देंगी। मैं ये नहीं करने वाला गौहर, मैं लियाना से कांटेक्ट नहीं करने वाला। तुम क्यों उससे बात नहीं कर लेते? तुम भी तो उसके पेशेंट हो। वो साफ इनकारी था। लैपटॉप स्क्रीन पर दिखाई देते गौहर के पुरसुकून तासुरात बिखरे। मैं अगर डॉक्टर लियाना से राब्ता कर भी लूँ तो फिलहाल उनके डैड से मिलना तलस्सुम नहीं आ सकता। ये काम तुम्हें ही करना पड़ेगा कैस्पर, वो अपनी बात पर जोर देते बोला। मैंने कहा ना, मैं ये नहीं कर सकता। वैसे भी मैं अब उसका पेशेंट नहीं। कैस्पर ने 2 उंगलियों से पेशानी मसली। तुम ठीक हो? गौहर ने तशवीश से पूछा था। निगाहें स्क्रीन पर दिखाई देते कैस्पर के चेहरे पर मरकूज थीं। चंद एक मुलाकात में ही वो दोनों अपने माबीन सालों की शनासाई महसूस करने लगे थे, न जाने क्यों। हाँ, मैं ठीक हूँ, कैस्पर ने कहते साथ ठग से लैपटॉप स्क्रीन गिरा दी। राब्ता मुनक़ता हो गया और ऐन इसी पल ऑफिस रूम का दरवाज़ा नॉक हुआ और अनम उसकी कॉफ़ी लिए हाजिर हुई। तुम पूरे 6 मिनट लेट हो अनम, उसे मेज़ पर कॉफ़ी का मग रखते हुए संजीदगी से इतला दी। सॉरी सर, आइंदा ख्याल रखूँगी, वो भौंकलाई। मैं यही उम्मीद रखता हूँ, इसी संजीदगी से कहता वो कॉफ़ी का मग उठाकर लबों से लगा गया। पहले ही गूंद के साथ कड़वाहट अंदर तक उतरती महसूस हुई थी। सुनहरी आंखें हर तासुर से आ रही थीं। अनम चंद पल वहीं ठहरने के बाद अब बाहर निकल रही थी। बाहर निकलते हुए पलटकर एक सिरसरी निगाह उसके चेहरे पर डाली और उसके चेहरे पर छाई सख्ती को देखकर झुरझुरी सी लेती दरवाज़ा पार कर गई।